रम्या गरीब घर की लड़की थी। सुदूर बिहार के पश्चिमी चंपारण की एक छोटी सी पिछड़ी बस्ती में पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी मां चल बसी। बीमार पिता भी दवा दारू की कमी में गुजर गए। अनाथ रम्या को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दाई का काम करती थीं। इससे दादी पोती का गुजारा हो जाया करता था। रम्या जब 7 साल की हुई तो दादी ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहां उसका मन नहीं लगा। वह स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर हठीली पोती को नहीं पढ़ा पाई। रमैया अब 16 साल की हो गई। चिकने बाल, सांवली रंगत और बड़ी बड़ी पनीली आंखों में एक विद्रोह सा झलकता हुआ। अब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। रमिया के ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा, वगैरह। जायदाद के नाम पर सिकरना, नदी के किनारे जमीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी की जिंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर बुढ़िया की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने बुढ़िया पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के हीरा के साथ रमिया का ब्याह करवा दिया। हीरा सीधा सादा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ दलितों की बस्ती में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रोपाई कटाई के समय माम बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 जनों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो हीरा गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ परदेश चला गया। पंजाब जाकर हीरा खेतों पर काम करने लगा। वहां हर दिन कहीं न कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। हीरा जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक हीरा से बहुत खुश रहते। हीरा ने 8 महीने में ही काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। पंजाब आए साथी जब गांव वापस जाने लगे तो वह भी वापस आ गया। गांव आने से पहले हीरा ने रमिया और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीजें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फोन खरीदा। घर आकर हीरा ने बड़े जोश से रमिया को फोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिए हैं कि हजारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहे बातें कर लो। यह सुनकर रमिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फोन लेने के लिए हीरा की ओर हाथ बढ़ाया। अरे संभाल कर, कहकर हीरा ने रमिया के हाथों में मोबाइल फोन थमाया। रमिया थोड़ी देर उलट पलट कर फोन को देखती रही। फिर उसने हीरा से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें यह फोन देते जाना। वहां जाकर अपने लिए दूसरा फोन खरीद लेना, फिर हम दिन रात फोन पर बात करेंगे। हीरा पत्नी रमिया के भोलेपन पर जोर से हंस पड़ा। रमैया के सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए वह बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, उसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। गांव के साथियों के साथ हीरा फिर से वापस काम पर पंजाब जाने की तैयारी करने लगा। इस बार रमिया ज्यादा दुखी नहीं थी। हीरा के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी रमिया रोती नहीं थी। वह मां बनने वाली थी और यह खबर वह हीरा को सुनाने के लिए बेचैन थी। वह मोबाइल फोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और हीरा के फोन के आने का इंतजार करती रहती। हीरा 4th क्लास तक पढ़ा लिखा था, सो उसने रमिया को मोबाइल फोन की सारी बारीकियां समझा दी थीं। 2 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फोन की घंटी घनघना कर बज उठी। रमिया का दिल बल्लियों उछल पड़ा। थरथराते हाथों से उसने फोन का बटन दबाया और जी भर कर हीरा से बातें की। सास से भी हीरा की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फोन कट गया। देर तक फोन को गोद में लेकर रमिया बैठी रही। वक्त गुजरता गया। हीरा फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। रमिया का पीला चेहरा देखकर हीरा को चिंता हुई। इस बार रमिया में वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। हीरा ने जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा कि ऐसा होता ही है,
चिंता की कोई बात नहीं। रमिया के वहां से जाने के बाद माँ ने बेटे हीरा को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, रमिया को इसकी दादी के पास छोड़ा, काम न धाम, यहाँ दिन भर पड़ी रहती है। दादी बहुत अनुभवी है, उनकी देखरेख में रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब तू दोबारा आएगा तो इसको वहां से ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए हीरा ने सहमति में सिर हिला दिया। तीसरे ही दिन हीरा रमिया को उसकी दादी के पास पहुंचाकर अपने गांव लौट आया। अब हीरा को रमिया के बिना घर सूना सूना सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हीरा ने अपने किसी साथी को फोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज सुनकर हीरा हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से हीरा के मोबाइल फोन पर 4 बार मिस्ड कॉल आई। हीरा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फोन लगाया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फोन उठाया था वह उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस औरत का नाम प्रीति था। उसकी आवाज में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हीरा के फोन पर 3 बार मिस्ड कॉल आई। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। हीरा जब जब अपने रमिया और प्रीति के बारे में सोचता तो उसे लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में सारा दिन उसे खुद को संभालने में लग जाता। पर फिर जब रात होती, प्रीति की मिस्ड कॉल आती तो हीरा का दिल फिर से उस मीठी आवाज की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब उनमें हर रोज बात होने लगी। फिर एक दिन मुलाकात तय की गई। शहर के पार्क में शाम के 4 बजे हीरा को आने को कहा गया। जहां हीरा समय से पहले ही पहुंच गया, वहीं प्रीति 15 मिनट देर से आई। गोरा रंग और छरहरे बदन की प्रीति की अदाओं में गजब का खिंचाव था। कुर्ती और चूड़ीदार पाजामी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह 5वीं जमात तक पढ़ी लिखी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। रमिया एक बेटी की मां बन गई और इधर हीरा के गांव के साथी फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। परदेश जाने से पहले मां ने हीरा से रमिया और बच्ची को देख आने को कहा। हीरा 5 से 6 दिनों के लिए ससुराल पहुंचा। रमिया का पीला और बीमार चेहरा देखकर हीरा के मन में एक ऊब सी हुई। काली और मरियल सी बच्ची को देखकर उसका मन बैठ सा गया। हीरा का मन एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने को हुआ। खैर, जैसे तैसे उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन जेल से छूटे कैदी सा घर भाग आया। पंजाब जाने से पहले हीरा प्रीति से मिला तो उसकी सजधज और चेहरे की ताजगी ने उसे रिरियाती बच्ची और रमिया के पीले चेहरे के आतंक से बाहर निकाल लिया। 1 साल गुजर गया। हीरा वहीं रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह प्रीति को पैसे भी भेजने लगा था। इधर रमिया की सास से नहीं बनने के चलते वह मायके में ही पड़ी रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ रमिया की दादी का शरीर ज्यादा काम करने में नाकाम हो रहा है। अपना और बेटी का पेट भरने के लिए रमिया ने बस्ती से आगे 2 से 3 घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। बच्ची जन्ने से टूटा जिस्म और उचित खान पान की कमी में वह दिनों दिन कमजोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय बाद हीरा जब वापस घर आया तो आते ही प्रीति से मिलने चल पड़ा। न तो उसने रमिया की खबर ली, न ही माँ ने उसे रमिया को घर लाने को कहा। अब प्रीति भी उससे मिलने बस्ती की ओर चली आती। कभी बस्ती के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे, तो कभी कहीं और। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पोती की हालत और अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए रमिया की दादी ने हीरा की माँ के पास बहू को लिवा लाने के लिए कई संदेश भिजवाए। आखिर में माँ के कहने पर हीरा रमिया को लिवाने ससुराल पहुंचा। ससुराल आकर रमिया ने देखा कि हीरा या तो घर में नहीं रहता और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा, या फिर अपने मोबाइल फोन के बटनों को दबाता रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात रमिया की नींद खुली तो उसे लगा कि हीरा किसी से बातें कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी।
इस वक्त हीरा किससे बातें कर रहा है? बातों का सिलसिला लंबा चला। रम्या दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर उसकी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आ सका। दूसरे दिन रम्या मौका पाकर हीरा का फोन लेकर बगल वाले रतन काका के पोते, जो छठी जमात में पढ़ता था, के पास गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। मैसेज सुनकर रम्या गुस्से से सुलग उठी। वह हीरा के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हीरा सकपकाया, पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफा घर नहीं आया, इसलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। रम्या चुप रही, पर उसके चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। वह हीरा और उसके मोबाइल फोन पर नजर रखने लगी थी। 2 दिन बाद ही रात को रम्या ने हीरा को प्रीति से फोन पर यह कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, स्कूल पर आ जाना। 2 से 3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस भी लौटना होगा। दूसरे दिन हीरा 12 बजे के आसपास घर से निकल गया और स्कूल पर प्रीति के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में प्रीति दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े खड़े बातें करते रहे, फिर स्कूल के भीतर आ गए। प्रीति थोड़ी बेचैन होकर बोल उठी, ऐसे छिप छिप कर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे हीरा? हमेशा ही डर लगा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हीरा प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस महीने भर रुक जाओ। दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूंगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रीति ने कहा, और तुम जो यहाँ आकर 3-3 महीने तक रुकते हो, उस वक्त मैं क्या करूंगी? परदेश में कैसे अकेली रहूंगी और अपना घर कैसे चलाऊंगी? हीरा बोला, अरे 3-3 महीने तो मैं यहाँ तुम्हारी खातिर पड़ा रहता हूँ। जब मेरी प्रीतु मेरे पास होगी तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? यहाँ कभी कभार खर्च के पैसे भेज दिया करूंगा, बाकी जो भी कमाऊंगा वह सब तुम्हारा। प्रीति ने बड़ी अदा से पूछा, अच्छा, तुम कितने पैसे कमा लेते हो कि वहां भी घर चलाओगे, यहाँ भी भेजोगे? हीरा ने थोड़ा इतराकर कहा, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि 2 घर आराम से चला लूं। कहते हुए हीरा ने जैकेट उतारकर अपनी दोनों बाहें किसी बॉडी बिल्डर के अंदाज में ऊपर उठाकर दिखाई। प्रीति ने आंखें झुकाकर मुंह फेर लिया। हीरा की मजबूत हथेलियों ने प्रीति को कमर से थामकर अपने करीब कर लिया और उस प्यारे चेहरे से बालों को हटाते हुए आगे झुका। प्रीति ने आंखें बंद कर लीं। उधर टोकरे में गंडासा रख और पल्लू से चेहरे को ढककर रम्या सीधा स्कूल जा पहुंची। गुस्से से जलती आंखों ने दोनों को एक साथ ही देख लिया। फुफकारती हुई रम्या ने प्रीति के ऊपर गंडासा फेंका, जो सीधा जाकर हीरा को लगा। देखते ही देखते पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। जैसे तैसे हीरा को अस्पताल पहुंचाया गया। रम्या को पुलिस पकड़कर ले गई। प्रीति बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकली। गर्दन की नस कट जाने से हीरा की मौत हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने रम्या को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1.5 साल की मरियल सी बच्ची को अनाथ बनाकर पेट में एक बच्चे को साथ लेकर रम्या हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।